हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपका पेपर है जेकेपी कॉन्स्टेबल का वो सही जा चुका होगा। एंड जो पेपर था काफ़ी हम कह सकते हैं कि कोई जो पोर्शन था मॉडरेट था, कोई इजी था, कोई टफ था। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर हम मैथ की बात करेंगे, मैथ बिल्कुल एसएससी पैटर्न था। कैलकुलेशन बहुत हार्ड थी। बिल्कुल कोई टाइम कंज्यूमिंग सवाल थे, उसमें टाइम लगता था जो मैथ के सवाल थे। ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे, यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन थे जो एरर वाले क्वेश्चन थे। आई थिंक एक या दो थे वो भी आउट ऑफ सिलेबस थे। आपका एरर का कोई टॉपिक नहीं था सिलेबस में, बट स्टिल जेके एसएसबी ने वो सवाल पूछे थे। ठीक, जीके की बात करेंगे, जीके एज यूजुअल मैंने आपको बोला था अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें कोई भरोसा नहीं होता है, कभी इजी भी आती है कभी हार्ड भी आती है। तो कुल मिला के जीके की अगर हम बात करेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल थे, कुछ सवाल इजी भी थे कुछ मॉडरेट भी थे। ठीक है, बट यस मैथ की अगर हम बात करेंगे काफ़ी डिफिकल्ट था, एडवांस लेवल सवाल पूछे गए थे, एसएससी पैटर्न था। और इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश भी कुछ हद तक मॉडरेट टू टफ ही था, इसमें कोई भी उतना कोई आसान सवाल नहीं था। इसमें जो ईडियम फ्रेजेस वाले सवाल थे, सिनोनिम एंटोनियम वाले सवाल थे, वो भी नए नए थे, मतलब कि वो पहले कहीं रिपीट नहीं हुए थे। क्योंकि मैंने आपको बोला था ईडियम फ्रेजेस सिनोनिम एंटोनिम है, ये अनलिमिटेड होते हैं। अब आप अनलिमिटेड जो ये सवाल तो पढ़ नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड जो सवाल होते हैं, मोस्ट रिपीटेड जो ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं उनको पढ़ते हैं, मोस्ट रिपीट जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं वो पढ़ते हैं। बट एग्जाम में जो इस एग्जाम में आपको पूछे जा चुके थे वो कहीं ना कहीं रिपीट नहीं हो चुके थे, नए थे, कहने का मतलब डिफिकल्टी थे। सिमिलरली कंप्यूटर भी हम कह सकते हैं, इजी सवाल भी थे, मॉडरेट सवाल भी थे, कुछ एडवांस लेवल के सवाल भी थे। ठीक है, बट अभी हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के सवाल को सॉल्व करेंगे, इनका सही आंसर क्या होगा और कैसे आपने प्रिपरेशन करी थी, कैसे मेरी वीडियोस ने आपकी हेल्प करी थी। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा मैथ भी हम सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के जरिए भी आप उन सवालों को कर सकते थे अगर आपने वो अप्रोच पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, पहला जो सवाल आपका इंग्लिश का था, आर्टिकल का सवाल था, जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन डैश एमबीए प्रोग्राम एट डैश यूनिवर्सिटी टू एनहेंस बिजनेस स्किल्स। अब यहाँ पे आपको पता है एमबीए है, एमबीए प्रोग्राम है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। क्योंकि जो भी एब्रिविएटेड फॉर्म में कोई भी चीज होता है, कोई भी वर्ड होता है जो एब्रिविएटेड फॉर्म में होगा और जिसकी जो साउंड है वो वॉवेल साउंड होंगे, जैसे कि एम, एम की साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है। एम ए, एम की साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है, तो इनके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। इसके बाद दूसरे डैश में क्या आएगा, एट ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, इसमें एक कॉमन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसमें एन और कहाँ गया, एन और ए आएगा। ठीक है, John decided to enroll in an MBA program at a university to enhance in business skill. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई वर्क एट डैश कंपनी इन न्यूयॉर्क, डैश कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सोल्यूशन। अब इसमें क्या आएगा बताओ। अब देखो पहली सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, आई वर्क एट डैश कंपनी इन न्यूयॉर्क, यहाँ पे जो कंपनी है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि ये कॉमन कंपनी है, तो इसमें क्या आएगा, एन सॉरी ए आएगा। ठीक, आई वर्क एट ए कंपनी इन न्यूयॉर्क। दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी को स्पेसिफाई किया गया है, इसका नाम क्या है, ग्लोबल टेक सोल्यूशन। तो ग्लोबल टेक सोल्यूशन यहाँ पे स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी बन जाती है, तो इसमें द लगेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ए और द, कहाँ पे है, ए और द, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और ये चीज़ें हमने आर्टिकल, जो अगर आपने टॉपिक मेरे से पढ़ा होगा, वो वीडियो देखा होगा, इसमें हमने सारा ये डिस्कस किया है, स्पेसिफाई किया है, एन एन कहाँ पे लगाएंगे, द कहाँ पे लगाएंगे और ए कहाँ पे लगाएंगे। देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, एग्जैक्टली यही सवाल मैंने आपको डिस्कस किया था, जो आपका क्लासेस का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, यही सवाल हमने डिस्कस किया था, एडवर्ब क्लास जो ज़्यादा मैंने आपको फोकस किया था। ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर हाइक। अब यहाँ पे एडवर्ब, ओब्वियसली ये एडवर्ब क्लास है, अब एडवर्ब क्लास कौन सा है, ये वाला, ऑल्दो इट वाज रेनिंग। क्यों, देखो क्लास के दो टाइप होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो विच कैनॉट स्टैंड अलोन, जो दूसरे पे डिपेंड होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें ये पता करना था कि यहाँ पे एडवर्ब क्लास कौन सा है, सो इट विल बी ऑल्दो इट वाज रेनिंग। मैंने आपको ये भी बोला था, ये एग्जैक्ट एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि एडवर्ब क्लास को हम कैसे पहचानते हैं, बिकॉज से, इफ से, ऑल्दो से। ठीक है, सो दीज आर सम वर्ड जिससे आपको एडवर्ब क्लास का पता चलता है, एग्जैक्टली हमने ये पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एडवर्ब क्लास हमें बोलना था।
पिक आउट द इंडिपेंडेंट क्लास इन द बिलो सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास का अभी मैंने बोला था, जो विच कैन स्टैंड अलोन, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा और जो कंप्लीटली अपना मतलब देगा बिना किसी पे डिपेंड किए हो, ठीक है। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। आपको अपनी होमवर्क कंप्लीट करनी चाहिए और उसके बाद अपना फेवरेट शो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज अगर हम इस सेंटेंस की बात करेंगे, यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, आपको अपने होमवर्क कंप्लीट करनी चाहिए, क्या ये अलग से मतलब देता है? हाँ, देता है। यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क, आप इसको अलग सेंटेंस भी लिख सकते हैं और मतलब ये बराबर देगा। उसके बाद यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, आप अपना फेवरेट शो देख सकते हैं। ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसको हम अलग से भी लिखेंगे तब भी ये अपना मतलब देगा, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ये सेंटेंसेस हैं वो इंडिपेंडेंट क्लास है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क भी इंडिपेंडेंट क्लास है और ऑप्शन नंबर सी यू कैन वॉच योर फेवरेट शो भी इंडिपेंडेंट क्लास है। दोनों सेंटेंसेस को अगर हम अलग अलग लिखेंगे तब भी ये अपना मतलब देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉजिटिव प्रोनाउन, ये भी हमने पढ़ा था। मैंने जितने भी एमसीक्यूज किए थे उसमें पॉजिटिव प्रोनाउन का भी मैंने आपको पढ़ाया था, रिफ्लेक्सिव का पढ़ाया था, पर्सनल का पढ़ाया था। बताइए, अब पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो किसी चीज़ की पोजीशन दिखाता है, किसी चीज़ की ओनरशिप दिखाता है। ये पेन मेरा है, ये फ़ोन मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है। जब ये पोजीशन कोई चीज़ दिखाता है मतलब उस प्रोनाउन को हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन में हर आता है, हिज आता है, इट इज़ हिज फोन, इट इज़ हर फोन, माइन आता है, दिस पेन इज माइन। तो ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। बस अब सेंटेंस में आपको ढूंढना है कहाँ पे ये है। सो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है, दैट कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, वो जो कैट उस आंगन में है, उस यार्ड में है, वो उसका है, ठीक है। उसका मतलब वो उसकी मालिक है या वो कैट उससे बिलोंग करता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी में ही अगर आप देखेंगे हर से आपको पहचानना होगा कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6, विच व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द बिलो सेंटेंस। बताइए इसमें, देखो यहाँ पे आपको पहले से आपको पता होना चाहिए, योरसेल्फ मैंने आपको पढ़ाया था। योरसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव है। जब कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उस पर जब कोई एक्शन रिफ्लेक्ट होती है तो उसको वो तब क्या क्या यूज करता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हर सेल्फ है, माई सेल्फ है, देम सेल्फ है, ठीक है। अब बताइए, तो योरसेल्फ तो पता है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है। अब कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा? ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट होगा और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में दूसरा जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब पहला प्रोनाउन कौन सा है? यू कौन सा प्रोनाउन है? यू इज बेसिकली अ पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ये तो डिड यू डू इट बाय योरसेल्फ, यहाँ पे तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन है तो शायद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। नहीं, आपको यू का बताना है कि यू एक्चुअल में प्रोनाउन कौन सा है। ये तो पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जिससे हम सवाल स्टार्ट कर सकते हैं। हु है, हुज है, विच है, ये सारे के सारे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। होमोफोन से सवाल है, द आर्टिस्ट मिक्स्ड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग। आर्टिस्ट ने बहुत सारे कलर्स को मिक्स किया है सो डैट कि वो पेंटिंग के लिए कुछ परफेक्ट बनाए। क्या बनाए परफेक्ट? बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, ह्यू, HUE। इसका मतलब होता है कलर या शेड, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन इससे रिलेट है। जो आर्टिस्ट है उसने बहुत सारे कलर्स को मिक्स किया सो टू अचीव द परफेक्ट ह्यू फॉर हर पेंटिंग, अपनी पेंटिंग के लिए एक परफेक्ट कलर, एक परफेक्ट शेड अचीव करी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। Choose the correct homophone to complete the sentence. The blacksmith shaped the malleable dash with precision, while the apprentice demonstrated his dash by tirelessly working late into the night. बताइए, देखो पहला तो इसमें मेटल आएगा। द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मैलेबल मेटल, उसने जो मैलेबल मेटल है उसको शेप दी विद प्रिसिशन, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। वाइल द अप्रेंटाइज डेमोन्स्ट्रेटेड हिज डैश बाय टायरलेसली वर्किंग, मतलब कोई इंसान जो नाइट तक जो है काम कर, लेट नाइट तक काम करेगा तो उसको यहाँ पे तो मेटल का कोई कंसेप्ट होता है नहीं। यहाँ पे किसका कंसेप्ट होगा? उसकी रेजिलियंस, उसकी करेज, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मेटल विद प्रिसिशन व्हाइल द apprentice
डेमोन्स्ट्रेटेड है मेटल। मेटल का मतलब होता है कोई भी आप काम बिल्कुल करेज के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी कोई सलाहियत होती है, ठीक है? उस चीज़ को आप कर रहे हैं बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे वो टायरलेसली वो बिल्कुल कंटिन्यू काम कर रहा है देर रात देर तक, तो इट इज़ जस्ट हिज़ एबिलिटी, जस्ट हिज़ कैपेसिटी या जस्ट हिज़ रेज़िलियंस को कि वो लेट नाइट तक काम करता है, उसका स्किल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है? अब बताओ, अब इनको मैच आपको करना है। देखो अब इसमें अब सपोज़ अगर आपको 1-2 वर्ड्स का मतलब पता भी नहीं होंगे, तब भी आपको इस एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए आप इसको इसका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बार्क का मतलब क्या है? बाग का मतलब क्या है? कहाँ गया वो? ट्री का जो आउटर लेयर होता है ये कंपोज़ होता है डेड सेल्स से। तो ये इसके साथ मुझे पता है कि जो बार्क ऑफ ट्रीज़ अगर आपने पढ़ा होगा, कहीं पे सुना होगा, तो ये जो बार्क होता है ट्री का आउटर लेयर होता है, ठीक? सो जो 4th है किसके साथ मैच होगा? 2nd के साथ मैच होगा। कहाँ पे है? आई थिंक ये सिर्फ़ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, है ना? यस, ऑप्शन नंबर डी में ही 4th 2 के साथ मैच होता है। जैसे कि यहाँ पे 4th 2 के साथ मैच हुआ, अब 3rd के साथ 1st है। 3rd के साथ 1st है, बिल्कुल बिल्कुल क्वायरी का मतलब होता है साइट फॉर माइनिंग स्टोन, जहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक? स्टा का मतलब होता है आपका वर्टिकल जो स्टेम या कनेक्टिंग पार्ट ऑफ प्लांट, सो 1 विल बी विद 4, 1 4 के साथ है। सेकंड जो रीम है इसका मतलब क्या है? ए किचन यूटेंसिल यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम द साइट्रस फ्रूट्स। तो कहने का मतलब है अगर आपको सिर्फ एक ही वर्ड पता होता, आप इस एक वर्ड के ज़रिए भी इस सवाल का जवाब निकाल सकते थे। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1-2 पॉइंट ही 1-2 ऑप्शंस का मीनों के बारे में ही पता है, तो आप बाकी इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? इसमें आपको देखो, इसको आप में एरर ढूँढनी है, फाइंड द एरर पार्ट इन द सेंटेंस, जो कि ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये कोई सिलेबस में आपको कोई टॉपिक था ही नहीं, ठीक है? बट स्टिल वी विल सी। देखो, yesterday the wild animal destroyed crop is at nascent stage and cause huge losses to the farmers। अब बताइए किसमें एरर है? पहले ही आपको पता ही, अगर आपने टेंस पढ़ा होगा मेरे वीडियो से, वहां पे मैंने आपको yesterday से आपको पहले ही पता चलना चाहिए कि पास्ट एक्शन है, कल हुआ है, ठीक है? द एनिमल डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड कॉज्ड ह्यूज लॉस, और इसने बहुत नुकसान किया, तो यहाँ पे एंड कॉज्ड होना चाहिए, एंड कॉज्ड होना चाहिए, ठीक है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि एक्शन पास्ट में है, तो यहाँ पे भी पास्ट वर्ब होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। सो इसका जो एरर है और जो है सी में है ना? सी में इसका एरर है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसमें एंड कॉज्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे है, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड है, तो यहाँ पे भी कॉज्ड होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जिसमें एरर है, ठीक? नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे भी आपको क्या बोलना है? एरर कहाँ पे है वो भी आपको यहाँ पे बोलना है। आई थिंक ये इनने क्या किया, इनने एरर आपको डाले हैं, बट ये टेंस से आपको रिलेट करवाए हैं, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे भी the government granted financial assistance to small business that get affected by the recent natural disaster। कोई डिजास्टर आ चुका है, अब उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक फाइनेंशियली कुछ असिस्टेंस दी है, स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए, तो ये भी पास्ट की एक्शन है। ग्रांटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट मीन ये पास्ट में एक्शन हुई है, तो यहाँ पे भी डेट गेट इफेक्टेड जो है ये भी पास्ट में होना चाहिए। गेट जो इनके प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गेट है, इसका जो सेकेंड फॉर्म वर्ब है वो गॉट है, या तो डेट गॉट अफेक्टेड होना चाहिए या डेट वेयर अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है? बट इन शॉर्ट यहाँ पे जो है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, या डेट वेयर अफेक्टेड होना चाहिए, या डेट गॉट अफेक्टेड होना चाहिए। गेट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट को सिग्निफाई करता है, लेकिन जो एक्शन यहाँ पे है वो पास्ट में हुई है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है, जिसमें एरर है, ठीक है? अब पंक्चुएशन, देखो ये पंक्चुएशन के सवाल मैंने कराए हुए हैं, मैंने आपको यही देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, एग्जैक्टली यही सवाल मैंने कराए हुए पंक्चुएशन का। अगर आपने वीडियो देखा होगा, एग्जैक्टली ऐसे मैंने सवाल कराए। देखो अब कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है? देखो मैंने आपको फिर एलिमिनेशन वाला मेथड बोला था। देखो जब भी कोई इंसान कोई बात करता है, फिर हम डायरेक्ट उसको कोट करते हैं, हम उसको कोटेशन मार्क्स में रखते हैं, जो मैंने बोला था। जैसे कि यहाँ पे आई कॉन्ट वेट फॉर द कंसर्ट,
शी सेड, उसने बोला कि मैं कंसर्ट का वेट नहीं कर सकती। हमने उसके डायरेक्ट वर्ड्स यहाँ पे कोट किया है, तो इसको हम कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। अब किस किस में कोटेशन मार्क्स में है नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी एलिमिनेटेड। ठीक, इसके बाद शी सेड, देखो शी सेड जो है, इसके शी सेड हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, शी सेड के बाद भी कामा होना चाहिए, हमने ये भी पढ़ा था शी सेड के, शी सेड फिर हम कामा लगाते हैं, तो ये भी क्योंकि हर आई स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट ये अलग क्लास है, शी सेड अलग सेंटेंस है, अलग क्लास है, तो शी सेड के बाद कामा लगना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। अब ऑप्शन नंबर ए और बी बचा, बताए कौन सा सही होगा। अब देखो यहाँ पे इट स्टार्टेड एट 7 PM, सो वी शुड लीव बाई 6:30। अब ये स्टार्ट्स एट 7 PM के बाद भी कामा आना चाहिए क्योंकि ये अलग क्लास है, सो वी शुड, यहाँ पे एक अलग क्लास स्टार्ट होता है तो इसके बाद कामा आनी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, आई कॉन्ट वेट फॉर द कंसर्ट, फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसके बाद कोटेशन मार्क्स से मैंने आपको बोला था जो फुल स्टॉप होगा, कामा होगा, वो इन कोटेशन मार्क्स के अंदर रहता है। शी सेड के बाद कामा है, फिर एग्जैक्टली, फिर फुल स्टॉप है, फिर इट स्टार्ट 7 PM है, कामा है, तो परफेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, यहाँ पे भी आपको करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स जिस सेंटेंस में है वो आपको पता करना है। देखो यहाँ पे फिर से ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट होगा। और कमिंग टू द पार्टी, उसने बोला कि क्या आप पार्टी में आ रहे हैं, डायरेक्ट हम उनके सेंटेंस को यहाँ पे कोट कर रहे हैं, तो ये भी कोटेशन मार्क्स में होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर ए में भी कोटेशन मार्क्स नहीं है तो ये भी एलिमिनेट होगा। अब बी और सी बचा, अब कौन सा सही है बताओ। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये एक सवाल है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम कौन सा साइन लगाते हैं, ये वाला नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो बताइए किस में है। अब ऑप्शन नंबर सी में है, ये है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो हमें इन टाइप के सवालों को ऐसे ही करना होता है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, फिर वो कोटेशन मार्क्स में ही आस्क्ड के बाद बिल्कुल एक कामा है जो कि होना चाहिए, रेजिंग एन आईब्रो, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ परफेक्ट सेंटेंस। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्यूबल, QUIBBLE, क्यूबल, इसका जो आपको सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड, तो ये मैंने आपको बोला था कि ये डिफिकल्ट आए थे जो इस सिनोनिम, एंटोनिम या ईडियम फ्रेजेस है, काफ़ी हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक ये डिफिकल्ट आए थे। बताओ, इसका सिनोनिम का मतलब होता है जिसका सेम मतलब होगा। अब केबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, उसके खिलाफ आर्ग्यू कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं केबल। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसके साथ लगेगा। अब कॉन्कर का मतलब होता है एग्री करना, रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है सलाह करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी का मतलब भी होता है क्रिटिसाइज, आप किसी को कर रहे हैं, किसी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, सो क्यूबल का जो सिनोनिम होगा डेट विल बी प्रीवैरिकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टेनेशियस, टेनेशियस का सिनोनिम आपको बोलना है, मतलब जिसका सेम मतलब होगा। बताओ बताओ, इसका जो सही जवाब होगा डेट विल बी स्टेंच। ठीक है, STAUNCH। इसका और इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी बिलीफ पे फर्म होते हैं, मतलब आप अपना जो नज़रिया होता है वो चेंज नहीं करते हैं, आप बिल्कुल डिटरमाइन होते हैं, आप उस चीज़ पे डटे हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेनेशियस। और स्टेंच का मतलब भी होता है वही, हम नहीं बोलते वो स्टेंच फॉलोवर, मतलब कि उसका बिल्कुल कट्टर फॉलोवर है, ये अपना बिलीफ कभी भी चेंज नहीं करेगा, ये अपने मौक़ों पे बिल्कुल डटा रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेंच या टेनेशियस। देन सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑकल्ट, इसका एंटोनिम आपको बोलना है। बताओ, मतलब जिसका अपोजिट मतलब होगा। आई थिंक इनने जो सिनोनिम एंटोनिम है इसमें ज्यादा सवाल पूछे थे। बताओ इसका मतलब क्या है, सॉरी इसका अपोजिट क्या आपको बोलना है। देखो ऑकल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो हिडन होता है, सीक्रेट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑकल्ट। अब बताए कौन सा अब इसमें आएगा, इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा फैथोमेबल। फैथोमेबल का मतलब होता है वो नहीं हम बोलते हैं जिसको आप
पहचान सकते हैं, लाइक जिसको आप यू नो डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको आप रिवील कर सकते हैं, जो बिल्कुल डिस्क्लोज़ होता है, जिसको आप देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फैथोमोबिल। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं हम कह सकते हैं कि इनके सिनोनिम क्रिप्टिक का मतलब भी होता है बिल्कुल क्रिप्टिक जो कोडेड फॉर्म में हो, जिसको रिवील नहीं होता है, सीक्रेट होता है वो, ठीक? अनकैनी, एनिग्मेटिक, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। सो एंटोनिम विल बी फैथोमोबिल, जो बिल्कुल आप देख सकते हैं, डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसका एंटोनिम होगा। ये भी काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट था। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड घायल। बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका अपोज़िट क्या होगा? ट्रिकरी, डिसीट, कैंडर, सबटरफ्यूज। बताइए, बताओ क्या होगा? देखो घायल का मतलब होता है जब आप किसी को धोखा देते हैं, किसी को डिसीव करते हैं ना, डिसीव करते हैं, किसी को धोखा देते हैं। तो इसका अपोज़िट क्या होगा? इसका अपोज़िट जो होगा वो दैट विल बी कैंडर। कैंडर का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, ठीक है? तो डिसीव का मतलब होता है, गाइल का मतलब होता है धोखा, और डिसी कैंडर का मतलब होता है ईमानदार। सो दीज़ आर द अपोज़िट, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर डी सी विल बी द राइट आंसर। ट्रिकरी का मतलब भी होता है वही धोखा देना, डिसीट का मतलब ये होता है वही धोखा देना। सो इट विल बी, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अब बताओ, ये एनालॉजी का सवाल था। कंपैशन अगर एम्पैथी के साथ रिलेट है, एरोगेंस किसके साथ रिलेट होगा? कंपैशन, एम्पैथी का मतलब, इसका मतलब ये सिनोनिम है, ये दोनों सिनोनिम है। जब आप किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, किसी की फीलिंग्स को शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपैशन, एम्पैथी। अब एरोगेंस के साथ कौन सा सिनोनिम इसमें आएगा, बताओ? सो इट विल बी प्राइड, है ना? एरोगेंस मतलब आप अपने आपको बाकी से जो है बड़ा समझ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एरोगेंस, ठीक है? प्राइड, ठीक है? आप अपने आप, आपको अपने आप पे घमंड है, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं एरोगेंस या प्राइड, ठीक है? सो दीज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देन यू हैव एडवेंचर, एक्साइटमेंट, डेंजर। इसके साथ क्या आएगा? देखो, जब एडवेंचर करते हैं ना, यू बिकम एक्साइटेड, मतलब एडवेंचरस का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट। जब भी आप कोई रिस्की चीज़ करते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी एडवेंचरस, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो कहने का मतलब है ये दोनों के दोनों हम कह सकते हैं कि सिनोनिम है, ठीक? अब डेंजर के साथ कौन-सा सिनोनिम आएगा, बताइए? बताओ। तो डेंजर के साथ जो सिनोनिम है दैट विल बी फ्राइड, ठीक है? तो ये दोनों सिनोनिम है और ये दोनों भी सिनोनिम है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आपको इसमें रिलेशन पता करनी होती है, फिर इसी के हिसाब से वर्ड यहाँ पे डालने होते हैं। Which sentence expresses the correct meaning of the given idiom? Will or the which, काफ़ी मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट ये इडियम थी। मैंने कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में इस इडियम को नहीं देखा। आई हैवंट सीन, ठीक है? हम जब भी इडियम फ्रेजेस पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जो रिपीटेड होते हैं, बट ये मैंने कहीं पे नहीं देखी है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज़ वेरी डिफ़िकल्ट। विल ओ इसका मतलब होता है जब भी आपको कोई चीज़ वो अट्रैक्टिव लगता है, कोई भी चीज़ एंटाइसिंग लगता है, बट वो चीज़ असल में वो होता नहीं है। जितना वो अट्रैक्टिव लगता है, उतना वो मिसलीडिंग होता है, उतना वो इल्यूज़नरी होता है, ठीक? सो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एन इल्यूजनरी परस्यूट दैट इज कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल होता है एंड दैट लीड्स टू वन एस्टी, मतलब कि कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव होता है, एंटाइसिंग होता है, बट अंदर से वो उतना मिसलीडिंग होता है जिससे आपका वक़्त ही ज़ाया होगा, ठीक? नेक्स्ट क्या है? डेज़ ऑफ रेकनिंग का मतलब क्या है, बताओ? डेज़ ऑफ रेकनिंग का मतलब होता है ए जजमेंट पीरियड व्हेन, जब आपकी जो पास्ट एक्शन है, आपके डिसीजन है, दैट विल कल्मिनेट इन इविटेबल कंसेक्वेंसेस। एक जजमेंट पीरियड जब आपको पास्ट एक्शंस की सजा दी जाएंगी, दैट इज इट, ठीक है? डेज ऑफ रेकनिंग उसी को बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स। ही हैज बीन इन द हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज बट द डॉक्टर्स आर होपफुल दैट ही विल। बताओ, ये भी हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट था। इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी पुल थ्रू, ऑप्शन नंबर बी। पुल थ्रू का मतलब होता है व्हेन यू टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। जब कोई बीमार होता है फिर वो उससे रिकवर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पुल थ्रू। जैसे कि वो हॉस्पिटल में था बहुत सारे दिनों से, बट डॉक्टर्स होपफुल है, डॉक्टर्स को उम्मीद है कि वो ही विल पुल थ्रू, कि वो रिकवर हो जाएगा जल्दी, ठीक है? तो पुल थ्रू विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे भी आपको बोलना है माया ऑलवेज फेल्ट दैट, माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल डैश हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल करियर चॉइस। माया ने एक करियर चॉइस चूज करी जो अनकन्वेंशनल थी, मतलब जो बहुत सारे लोग चूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से उसको एक इन्फीरियर समझा जा सकता था।
तो जो अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, लुक डाउन अपॉन। मतलब जब भी आप किसी को इंफीरियर समझते हैं, अपने आप से मतलब नीचा समझते हैं, तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्यों उसको आप नीचा समझते थे? व्हाई वाज माया फीलिंग इंफीरियर? क्योंकि उसने एक ऐसा करियर चूज किया था जो अनकन्वेंशनल था, जो मतलब बहुत सारे लोग चूज नहीं करते, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि लोग उसको इंफीरियर समझते थे। सो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पे हुआ दैट विल बी लुक डाउन अपॉन, ठीक है, फीलिंग इंफीरियर, ठीक है। इसके बाद क्या है? एज द नेव इसमें आपको प्रपोजिशन लगाना है। एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट दे स्टम्बल्ड डैश एन एंशिएंट ruin दैट वाज हिडन बीनीथ द ओवरग्रोन वेजिटेशन। कहने का मतलब है वो एक जंगल से चल रहे थे, उनने कोई पुराना कोई चीज वहां पे देखा जो कि मतलब हिडन था, जो वेजिटेशन वहां पे थी उसके नीचे वो हिडन था। बताइए इसके साथ क्या आएगा? यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, अपॉन, ठीक है, स्टम्बल्ड अपॉन, ठीक। स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब होता है, देखो ये, इसको आप एक ही ऐसे ही लिख सकते हैं, स्टम्बल्ड अपॉन। स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब जब भी आप कोई भी चीज डिस्कवर करें बाय चांस, मतलब कि आप अचानक से कहीं आप चल रहे थे, अचानक से आपने कुछ चीज दिखा, कोई पुराना चीज देखा, कोई डिस्कवर किया कोई चीज, तो उसको हम बोलते हैं स्टम्बल्ड अपॉन, डिस्कवर समथिंग बाय चांस। जो कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यही इसका सही जवाब होगा, डिस्कवर समथिंग बाय चांस, जैसा कि इन लोगों ने किया। ये मतलब एक जंगल से चल रहे थे, तो फिर अचानक से इन्होंने एक पुराना कोई चीज देखा जो कि वेजिटेशन के नीचे हिडन था। सो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टम्बल्ड अपॉन, ठीक। नेक्स्ट क्या है? शी वॉक्ड डैश द बस्लिंग मार्केट टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर्स एंड एंटाइसिंग सेंट्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइसी। बताइए इसके साथ आएगा? मतलब कि वो एक मार्केट के थ्रू चल रही थी, फिर उसने बहुत सारे वहाँ पे फ्रेश एक स्पाइसेस देखे, फ्रूट्स वगैरह देखे, जिससे कि वो एंटाइस हो गई, ठीक है, मतलब कि वो मुतासर हो गई वहां से। बताओ इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ आएगा वॉकड थ्रू। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है प्रोपोजिशंस में, और जो मैंने मॉक टेस्ट लाए थे इंग्लिश के उसमें मैंने ये पढ़ाया था। वॉक थ्रू का मतलब होता है व्हेन यू आर मूविंग विद इन एन एरिया, व्हेन यू आर मूविंग अक्रॉस द एरिया, मतलब कि वो एक मार्केट में वो चल रही थी। जब भी एक चलना होता है किसी एरिया में, उसको हम उसके साथ हम थ्रू लगाते हैं, वॉकड थ्रू, ठीक। तो ये भी मैंने आपको प्रिपोजिशन के टॉपिक में या मॉक टेस्ट के जरिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। सो दीज आर द 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, जो इनके राइट आंसर है वो भी हमने डिस्कस किए। और ये जो सवाल थे बहुत हद तक हमने, बहुत सारे इसमें जो सवाल हैं वो हमने जो हमने वीडियोस लाए थे, एमसीक्यू सेशन लाए थे, उसमें हमने डिस्कस किए थे। चाहे वो आपके क्लासेस से हो, प्रोनाउन से हो, यहाँ प्रोपोर्शन से हो, बहुत हद तक हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अब चूंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो लाए थे, 10 वीडियो में सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस या सारे के सारे वो चीज़ कवर करना इट वाज इम्पॉसिबल। और यहाँ पे जितने भी आपको इडियम्स फ्रेजेस या जो ये क्या बोलते हैं सिनोनिम एंटोनिम आए थे, वो कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं आए थे, मतलब दे वर नॉट रिपीट, वो सारे के सारे नए थे, और इनको हम डिफिकल्ट कैटेगरी में लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आई विल ट्राई टू, जितने भी मैथ्स के सवाल है वो मैं कोशिश करूंगा, मैंने कुछ हद तक उनको सॉल्व किया है, तो आई विल अपलोड द वीडियो। आई थिंक टुमारो मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। फिलहाल ये जो 25 सवाल है इंग्लिश के, सो यू विल चेक इट आउट कि आपका इसमें कितना स्कोर बन रहा है, कितना आपने स्कोर किया है। सो यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।